नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जैसे वादा किया था आपसे टेलीग्राम चैनल पे कि मैं अपने नोट्स जो हैं वो एम लक्ष्मीकांत के वो जो है मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, इस नोट्स का अर्थ यही है कि रिवीजन नोट्स, ठीक है। आप कहीं भी कभी भी जो है इसे रिवीजन कर सकते हैं और आसानी तरीके से मैंने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है पॉलिटी की, वो मैंने जो है आपके लिए एक हैंड रिटन नोट्स जो है उपलब्ध कराया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इसमें। सबसे पहली बात है कि जब अंग्रेज़ों का भारत में विस्तार होता है तो कंपनी के द्वारा होता है और यहाँ पे कंपनी का शासन होता है, ठीक है। तो पहले कंपनी के द्वारा कौन कौन से एक्ट आए वो देखेंगे। उसके बाद जो है 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है ब्रिटिश के अधीन आ जाती है। तो ब्रिटिश सरकार के बाद जो है कौन कौन से एक्ट जो है वो पारित होते हैं, वो सभी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिश कंपनी जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आती है। इसमें क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर है, पद है ये, उसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, ठीक है। क्योंकि बंगाल उस समय मतलब भारत का केंद्र एक तरीके से होता था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि वो सटा हुआ था समुद्र से, आसान व्यापार वगैरह सभी चीज़ें बहुत ही आसान सहूलियत थी उन्हें। उसके बाद क्या होता है कि इसी में 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की जो है वो गठन किया जाता है, जिसकी जो है कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और पहला जो है गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है वो फर्स्ट गवर्नर हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। उसके बाद बात करें तो इसी तरह जो है कलकत्ता में जो है 1774 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश जो है 1 होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसी एक्ट के अधीन जो है कंपनी में कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने की जो है वो प्रतिबंधित कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के व्यक्ति जो निजी व्यापार करते थे उसे और भारतीयों से जो उपहार यानी कि गिफ्ट लिया जाता था उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया। दोनों का क्या अर्थ है, जैसे मान लेते हैं कि आप प्रोफेसर हैं कहीं पे और आपको जो है निजी कोचिंग खोलने के अलाउ नहीं होता है, ठीक है। और इसका अर्थ यह है कि भारतीय उस समय क्या होता था ना कि जो राजा महाराजा से जो है अंग्रेज जो है बहुत भारी संख्या में उपहार लेते थे, जो कि उनकी व्यक्तिगत होती थी, इसलिए जो है इसे बैन किया गया, ठीक है। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये बहुत ही चर्चित एक्ट है जो कि 1784 में आता है। इसके तहत जो है राजनीति और व्यापारिक कार्यों को जो है अलग कर दिया जाता है, यानी कि पृथक कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए निर्देशक मंडल और जो है राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि 1700 जो है वो 86 का अधिनियम पारित होता है। इसके द्वारा जो है गवर्नर को एक विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के लिए निर्णय निरस्त करने और लागू करने का अधिकार, यानी कि वो कोई भी निर्णय ले सकता है या कोई भी निर्णय को वो हटा सकता है। ये दोनों अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल जो प्रधान सेनापति होता है, गवर्नर जनरल की शक्तियां जो है उसे दी जाती है, यानी कि जो प्रधान सेनापति की शक्ति होती है वो भी गवर्नर जनरल को दी जाती है। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर था। इसी को जो है ये अधिकार प्राप्त पहली बार दिया गया। उसके बाद एक्ट आता है 1793 का चार्टर एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है कि ये एक्ट कहता है कि कंपनी के जो अंतर्गत कंपनियां हैं उसके अधिकारों को जो है 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। यानी कि कंपनी के अधिकार भारत पे जो है वो तो थे ही काफ़ी समय से, लेकिन उसे और 20 साल के लिए बढ़ा जाता है कि और 20 साल आप जो है इसी तरीके के जो है शासन कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद एक्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें पहली बार कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये जो है प्रति वर्ष खर्च होंगे। ये आगे जब मैं फुल वीडियो बनाऊंगा या इस पे विशेष चर्चा करूंगा तो मैं बताऊंगा कि इसके लाने के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब हम ब्रिटिश विस्तार की बात करेंगे आधुनिक भारत में तब इसके बारे में चर्चा होगी। यहाँ पे पॉलिटी नज़रिए से हम इस चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी के जो भारतीय व्यापार में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ जो चाय का व्यापार था उसे ही सिर्फ लागू किया गया। यानी कि कंपनी का अब क्या हुआ 1813 के चार्टर एक्ट में कि कंपनी जो है पूर्णतः जो है उसको व्यापार जो है बैन हो गया, ठीक है। एकाधिकार, यानी कि एकाधिकार का अर्थ होता है कि कंपनी भी जो है व्यापार करे भाई और बाकी लोग भी व्यापार करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी ही करे। पहले क्या होता था, पहले कंपनियां ही करती थी, बाकी लोगों को ये चीज़ें अलाउ नहीं था, ठीक है। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो मैंने बात की उसको जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल अब पूरी तरह से विस्तृत हो गया, पूरे भारत पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया एक ही गवर्नर जनरल, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि इसी एक्ट के तहत धारा 87 जो है लागू की जाती है, जिसमें की बात की जाती है कि धर्म, जन
स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर आप सरकारी सेवा में अयोग्य घोषित नहीं किए जा सकते। जैसे कि अगर आप इस जाति के हैं, मान लेते हैं मुस्लिम आप समाज से आते हैं, तो भाई आपको नहीं, सरकारी नौकरी में आप नहीं जा सकते हैं। आप अगर मान लेते हैं कि कहीं भी पिछड़े जगह से आ रहे हैं, तो जैसे आपका जन्म जो है बिहार में हुआ है ना भाई, बिहारी जो है वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। यानी कि इन सब चीज़ों के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते सरकारी नौकरी में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि देश में पहली बार जो है केंद्रीकरण शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि ये बंगाल का गवर्नर जनरल तो भारत का बनने लगा, तो एक सरकार जो है एक केंद्र में स्थापित हो गई, ठीक है। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहली बार जो है भारत का गवर्नर बनता है, ठीक है। अब आते हैं कंपनी में समस्त जो व्यापारिक कार्य होते हैं उसको जो है समाप्त कर दिया गया। अब भविष्य के लिए केवल राजनीतिक कार्य ही कर सकता है कंपनी। अब व्यापारिक तौर पे कंपनी नहीं रहा, अब वो राजनीतिक, व्यापारी खत्म हो गया, अब वो राजनीतिक तौर पे जो है वो कार्य करेगा, ठीक है। बाद में इसे भी खत्म किया जाएगा। गवर्नर जनरल परिषद में चौथा सदस्य को भी जोड़ा गया। वो कौन से सदस्य थे? कानून मंत्रालय को जोड़ा गया, और मैकाले जो था वो पहला कानूनी सदस्य बना, ठीक है। उसके बाद हम बात आते हैं इसी जो है के तहत, यानी कि 1883 के चार्टर एक्ट के तहत सर परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल था वो भारत में कानून बना सकता था, ठीक है। नियुक्तों के लिए योग्यता संबंधित मापदंड अपनाए गए, ठीक है। योग्यता संबंधित मापदंड का क्या होता है कि आपकी जो है जॉब योग्यता के आधार पे होगी, न कि किसी अन्य आधार पे कि आप भाई गोरे हैं, आप काले हैं। लेकिन ये लागू सिर्फ कागजी तौर पे हुआ था, अभी भी जो है अंग्रेजों को प्राथमिकता थी। अब देखिए 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि विधायी शक्ति को कार्यपालिक शक्ति से, ठीक है, पृथक कर दिया गया। यानी कि कानून बनाने वाली शक्ति और कार्यपालिका जो शक्ति होती है दोनों अलग अलग अब हो गए। नॉइस ज़्यादा आपको आ रहा होगा ना, आसपास की आवाज़ें, खैर कोई बात नहीं, आप फोकस करें इस पे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1853 का चार्टर एक्ट क्या बोला कि कार्यपालिका और विधायिका जो है वो अलग हो गया, पृथक हो गया। अब देखिए विधि के निर्माण में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि भारतीय विधि के निर्माण में क्या होने लगा कि भारतीय भी विधान परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। यानी कि भारत में ही विधि का निर्माण के लिए अलग से, ये ऐसा नहीं कि भारत में, ये ब्रिटेन में एक अलग परिषद ही बनाया गया ब्रिटेन में कि भाई भारतीय विधान परिषद, ठीक है, ये विधि को देखता था। अब आते हैं कि जो सिविल सेवक की भर्ती है उसमें खुली प्रतियोगिता, यानी कि कोई भी भाग अब ले सकता है। खुली प्रतियोगिता का मतलब होता है कोई भी आए, पार्टिसिपेट करे, उसमें क्वालिफाई होगा तो उसकी जॉब हो जाएगी। अब इसी बीच में क्या होता है, इन सभी बदलावों के बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है जो कि 1857 की क्रांति के रूप में उभरता है। और उसके बाद जो है ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है कि ताज यानी कि ब्रिटेन जो है खुद अपने हाथ में सत्ता ले लेता है डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ब्रिटेन आता है तो इसमें भारत शासन अधिनियम जो है 1857 में क्रांति हुई थी, 1858 में जो है ये ब्रिटेन की संसद में ये अधिनियम पास हो जाता है, क्योंकि संसद तो वहीं थी, भारत में तो संसद था नहीं, वहाँ पास होता है। और ये पूरा का पूरा ब्रिटेन ताज के अधीन पूरा भारत चला जाता है। अब गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटा करके वहाँ पे वायसराय का पद सृजन हो जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार जो है प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व जो है वायसराय करने लगा। यानी कि यहाँ पे जो वायसराय रहता था भारत का, वो डायरेक्ट जो है कोई भी चीज़ें डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने लगा। यानी कि यहाँ जो बोलेगा इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन से वो चीज़ें बोली जा रही हैं तभी ये यहाँ बोल रहा है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय के रूप में भारत में जो है वो आया। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसी 1858 के ही जो भारत शासन अधिनियम है इसमें राज्य के सचिव का सृजन किया जाता है, जिसमें नए पद सृजन हुए। और भारतीय प्रशासन में, भारतीय जो प्रशासन है उसमें संपूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। किसका? भारतीय सचिव का। और 15 सदस्य इसकी हेल्प करेंगे, किसके? भारतीय सचिव की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब देखिए, अब इसके बाद एक अधिनियम पारित होता है, वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। अधिनियम मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेंस, बीपीएससी मेंस में इससे कई सवाल आ चुके हैं। 1861 वाला क्या बोलता है परिषद अधिनियम कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय भी शामिल होंगे। ये अभी तक नहीं दिया गया था भारतीयों को, ये बहुत बड़ा चीज़ें जो है कि अब कानून भी बनेगा तो उसमें भारत भी शामिल होगा, भारत के लोग भी शामिल होंगे। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो है पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रित की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई, यानी कि पहले तो छीन ली गई थी, लेकिन अब जो है मद्रास और बम्बई को ये दिया गया। वायसराय जो है आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने के लिए जो है वो मतलब उसको ऑर्डर मिल गया कि भाई आप आपातकाल भी जारी कर सकते हैं, और जो है अध्यादेश जो है 6 महीने की अवधि ये मैक्सिमम थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जो 6 महीने था ना, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने से अधिक आप नहीं लगा सकते, ये मैक्सिमम है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि एक अधिनियम फिर से पारित होता है, भारत परिषद अधिनियम 1892। ये अधिनियम क्या कहता है? ये अधिनियम कहता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी जो सदस्य हैं उसकी भी संख्या बढ़ा दी गई। इसमें क्या था? ये इसमें था कि वार्षिक जो बजट पे बहस होगी, आपको जो है भारतीयों को 6 दिन पहले नोटिस आप दे करके बहस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, ना ही मतदान कर सकते हैं। तो क्या भाई, तो झूठों का जाकर मुंह देखेंगे वहाँ। लेकिन ये मुंह देखने वाला था जो अधिनियम। अब क्या होता है कि समिति जो है अर्थ को लेकर के और निर्वाचन पद्धति आरंभ करना जाना था। इस अधिनियम की प्रमुख यही मेन ये अधिनियम का था कि निर्वाचन पद्धति जो है उसका स्टार्टिंग हो गया था यहीं से। अब देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है, ये भी मेंस में पूछा गया सवाल है। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्या है ये सुधार? ये था कि विधि का निर्माण जो है और प्रशासन का प्रतिनिधित्व अब भारतीय करेंगे, ठीक है, विधि में भी और प्रशासन में भी। और वायसराय की जो कार्य परिषद होगी उसमें जो है भारतीय शामिल होंगे, और पहले भारतीय कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियां भी बढ़ाई गई, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, इसी अधिनियम के तहत क्या होता है कि परिषद के सदस्य को बजट तथा लोकहित के विषयों पर विवेचना करने और प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न का भी अधिकार दे दिया। यानी कि पूरक प्रश्न का जो अधिकार जो है 1892 में छीन लिया गया था, उसमें इसमें कहा गया कि नहीं, आप पूरक प्रश्नों पे भी कर सकते हैं, ठीक है, पूरक प्रश्नों का भी पूछने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए, इसी में क्या हुआ कि पृथक निर्वाचन के आधार पर पहली बार मुस्लिम को जो आरक्षण मिला वोटिंग के लिए, ठीक है, वो यही था 1909 का जो है वो भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार। उसी के अंतर्गत जो है मुस्लिम को भी सांप्रदायिक जो है वोट करने का अधिकार मिल गया, अलग से निर्वाचन। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें क्या होता है कि मार्ले जो है मेंटू चेम्सफोर्ड जो है वो सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई पहली बार। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ होता है कि डायरेक्ट वोटिंग, और अप्रत्यक्ष क्या होता है कि हमने किसी को वोट किया और वो फिर किसी और को वोट किया, ठीक है। उसके बाद आता है कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो है वोटिंग की प्रक्रिया इसी में शुरू होती है 1919 में, जिसमें कि सिख, भारतीय ईसाई, अंग्र भारतीय, यूरोपीय अलग अलग को जो है ये वोटिंग का अधिकार, पृथक निर्वाचन जो है उसका अधिकार मिलता है। 1909 में किसको मिलता है? मुस्लिम को। और 1919 में मिलता है सिख, भारतीय ईसाई, अंग्ल भारतीय और यूरोपीय को, ठीक है। पहली बार जो है इसी के अंतर्गत द्विध शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो स्थापित की जाती है, जिसमें कि 2 भागों में बांटा जाता है, केंद्र और प्रांत, ठीक है। अभी के माने तो केंद्र और राज्य। लोकसभा राज्यसभा की स्थापना जो है
वो मान लेते हैं कि इसी के अंतर्गत होता है। केंद्रीय विधान जो मंडल है उसमें समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का जो भी अधिकार है वो इसी के अंतर्गत दिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ठीक है, अब जो है इस अधिकार में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली लागू थी, लेकिन प्रांतीय विषय जैसे आरक्षित और हस्तांतरित, ये दो विषय हैं प्रांतीय विषय। ठीक है, इसको पृथक किया गया, अलग अलग किया गया। और पहली बार जो है उत्तरदायी शासन, यानी कि आप लोगों के लिए उत्तरदायी हैं, इसका पहली बार इस शब्द का उपयोग किया गया 1919 में। और केंद्रीय बजट में राज्य बजट को भी अलग कर दिया गया, केंद्रीय बजट से राज्य बजट को भी अलग कर दिया गया 1919 के। फिर वैधानिक जो आयोग है उसमें 10 साल तक के रिपोर्ट को वो मांगा गया, जिसके अधीन जो है वो नियम या कानून बनाए जा सकते हैं। अब आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम में से एक था। इसमें सर्वप्रथम जो है भारत में संघीय सरकार, संघात्मक सरकार की बात की गई थी। द्वैध शासन प्रांत में तो खत्म हो चुका था, लेकिन केंद्र में अभी भी लागू था। ठीक है, भारत में मुद्रा एवं साख के लिए जो है आरबीआई की गठन की गई इसी अधिनियम के अंतर्गत। और सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है उसका विस्तार करते हुए दलित, महिलाओं और श्रमिकों को भी वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार मिलता है। पहले मुस्लिम को, फिर सिख वगैरह को, उसके बाद यहाँ पे दलित और महिलाओं को भी। संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1937 में भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और बर्मा को ब्रिटिश सरकार से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। ठीक है, कुछ प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो लागू थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, जो कि 15 अगस्त को आता है। और इसमें स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की घोषणा की जाती है। पहली बार वायसराय का पद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। जो 2 डोमिनियन स्टेट थे, यानी कि पाकिस्तान और भारत, उसको जो है गवर्नर पद, नया गवर्नर पद सृजन किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार की जो उपाधि थी सम्राट की, उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये पूरी जो है एम लक्ष्मीकांत की जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। ठीक है, तो जय हिंद।